हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, तो ये एनी फ्रैंक जो है एक लड़की है, सॉरी लड़की थी, यहूदी लड़की थी वो एनी फ्रैंक, जिसकी डायरी है। उसने ही डायरी लिखी थी। तो डायरी तो आप सब लोग जानते हो कि डायरी होती क्या है। ठीक है, तो चलिए लेसन को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए शुरू कर लेते हैं। बिफोर यू रीड, मैं बता देती हूँ आपको कि ये 13 साल की एक लड़की थी, यहूदी लड़की थी, जिसने ये डायरी लिखी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तब उसने ये डायरी लिखी थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1942 में। तो तब उसने ये डायरी लिखी थी। उसने अपनी ज़िंदगी की जो इसमें कुछ जो रूल्स नहीं, सॉरी, दिनचर्या है उसकी, इस तरीके से उनकी जो लाइफ बीती थी उस टाइम, तो उसमें उसने जो है उसका वर्णन किया था। ठीक है, तो क्या था, जो यहूदी लोग थे तो उन पर जो अत्याचार किए गए थे, बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया था उस पर, किस पर? नाजियों के द्वारा। तो नाजी लोगों ने जो उन पर उत्पीड़न किए थे, उनको अत्याचार किए थे, उसके जो है खिलाफ उसने ये डायरी लिखी थी। उसमें उसने बताया था कि कैसे उन पर अत्याचार हुए और क्या क्या उसके साथ हुआ। तो चलिए उसको शुरू कर लेते हैं। एनालिस मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 February March 1945 वॉज अ जर्मन। तो क्या था, एनालिस मैरी एनी फ्रैंक जो थी वो 12 जून 1929 को बॉर्न हुई थी, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और फरवरी मार्च 1945 में जो है ये एक जर्मन थी। बॉर्न जो डेथ हुई थी इनकी, बॉर्न जेविश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यहाँ तक मैंने बता दिया है। तो जो एनलिस मैरी एनी फ्रैंक थी वो 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और फरवरी मार्च में 1945 में, फरवरी से लेकर मार्च में 1945 में ये जो है एक जर्मन थी, इनकी डेथ हो गई थी। तो वॉज अ जर्मन, ये एक जर्मन थी, बॉर्न जेविश गर्ल, और ये एक यहूदी लड़की थी। ठीक है, जेविश यहूदी लोग जो होते हैं वो एक जूइश गर्ल थी, हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली। उसने ये डायरी तब लिखी जब उनका परिवार विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स, और उनके 4 दोस्त, इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मन, जब एम्स्टर्डम में जर्मन लोगों पर ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी तो उसमें नीदरलैंड वालों ने जर्मनी पर कब्जा बना लिया था। जर्मन जो पॉपुलेशन थी वहाँ की, उस पर उनका कब्जा था। ऑक्यूपेशन यहाँ पर कब्जे से आएगा कि जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नीदरलैंड्स वालों का कब्जा था जर्मनी पर। ठीक है, जर्मन लोगों पर। हर फैमिली हैड मूव्ड इन Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. हर फैमिली हैड मूव्ड इन टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज। जब नाजीज लोगों ने, जब नाजीज जो थे, नाजियों ने उन पर अत्याचार किया, यहूदियों पर अत्याचार किया, बहुत ज़्यादा उनको सताया, उत्पीड़न किया, उन पर उनका अत्याचार किया, तो उन लोगों ने क्या करा, वो जो एम्स्टर्डम चले गए, मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। है ना, जर्मनी पर जब उन्होंने कब्जा जमाया नाजियों ने, तो वो लोग जो थे एम्स्टर्डम चले गए, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन वहां पर वो पकड़े गए। ट्रैप्ड मीन्स होता है वैसे जाल, ट्रैप मीन्स जाल, और ट्रैप्ड मीन्स फंसना। तो वो वहां पर जब वहां पर नाजी लोगों का जो कब्जा था, नाजी ऑक्यूपेशन का जो कब्जा था, नाजी लोगों का जो कब्जा था, एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स की तरफ और ज़्यादा बढ़ गया। एक्सटेंड मीन्स बढ़ना। ठीक है, मतलब इसका यह है कि उनकी जो फैमिली थी वो एम्स्टर्डम में जाकर रहने लगी थी। जब वो एम्स्टर्डम में जाकर रहने लगी तो क्या हुआ कि जब उन्होंने अपना नीदरलैंड्स की तरफ कब्जा बढ़ाया, नाजी लोगों ने नीदरलैंड्स की तरफ कब्जा बढ़ाया, उन्होंने और ज़्यादा विस्तार किया। तो जब वो बड़े आगे तक बढ़े तो उन्होंने वहाँ पर उनको फंस गए, वो फंस गए, उनको जाल में पकड़ लिया गया। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे जैसे क्या हुआ, परसिक्यूशंस मीन्स होता है उत्पीड़न, अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन। जेविश पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर यह हुआ, यहूदी लोग जो थे, जो यहूदी जनसंख्या थी, जेविश पॉपुलेशन। मैं आपको ये जो बताती हूँ ना, आप लोग नोट कर लिया कीजिए, चाहे वीडियो को रोक कर नोट किया कीजिए, नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, तो एज परसिक्यूशंस, परसिक्यूशंस मीन्स होता है उत्पीड़न। तो इन उत्पीड़न के या इन अत्याचारों के खिलाफ, अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन, जब जो है यहूदी लोगों की जो जनसंख्या थी, जब ये अत्याचार उन पर बढ़ने लगे, द फैमिली वेंट into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। तो उनकी फैमिली जो थी, उनका जो परिवार था, वो अपने पिता की एक बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग थी। ऑटो फ्रैंक उनके पिता का नाम था। क्या नाम था? ऑटो फ्रैंक्स। तो ऑटो फ्रैंक्स की ऑफिस बिल्डिंग में जो है छिपे हुए कमरे थे, तो उसमें जाकर उनका जो परिवार था वो छिप गया, और ये जुलाई 1942 की बात है।
आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक लगभग छुपे रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, बिट्रेड मीन्स हो गया यहाँ पर धोखा दे दिया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डेड ऑफ टाइफस इन बर्जिन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। ओके, तो क्या हुआ, जब वो जाकर छुप कर रहने लगे, तो लगभग जब 2 साल तक वो लोग छुपे हुए रहने लगे, मतलब एक तो उनकी फैमिली और उसमें 4 उनके दोस्त भी थे, तो जब वो 2 साल तक छुप के रहने लगे तो उनको जो है धोखा दे दिया गया। बिट्रेड मीन्स होता है धोखा दे दिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, तो कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है, कारागार शिविर, जेल टाइप का ही होता है, ये जेल होती है कंसंट्रेशन कैंप। तो इसमें क्या होता है, कैदियों को डाला जाता है। तो कौन से कैदी होते हैं, जैसे राजनीतिक कैदी होते हैं, या जो अत्याचार करते हैं, या अत्याचार के उन पर अत्याचार जिन पर होता है और सताए गए होते हैं, उत्पीड़न वाले होते हैं, तो उनको इस तरीके के कैंप में डाल दिया जाता है, कंसंट्रेशन कैंप, कारागार शिविर। एंड ट्रांसपोर्टेड का मतलब है कि उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, उनको वहाँ से जो रूम में वो मिले थे ना, उनको पकड़ा गया था, रूम से उनको कंसंट्रेशन कैंप में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, उनको मतलब वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। सिस्टम वेयर एनी डेड, जहाँ पर एनी की मृत्यु हो गई, जहाँ पर एनी जो थी, एनी फ्रैंक की डायरी है ना ये, तो एनी की जहाँ पर मृत्यु हो गई, ऑफ टाइफस, टाइफस के कारण उनकी मृत्यु हुई, इन बर्जिन बेल्सन, बर्जिन बेल्सन में। कंसंट्रेशन कैंप कहाँ पर था, बर्जिन बेल्सन में। देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें, आप लोग चेक कीजिएगा। तो बर्जिन बेल्सन में जो है कंसंट्रेशन कैंप में उनकी जो है मृत्यु हो गई, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, अपनी सिस्टर, उनकी एक सिस्टर थी बड़ी, मार्गोट फ्रैंक, उसका क्या नाम था, मार्गोट फ्रैंक, उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि कंसंट्रेशन कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप कहाँ पर था, बर्जिन बेल्सन में था, तो उनकी सिस्टर मरी पहले, उसकी डेथ हुई, उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई। किससे, टाइफस से डेथ हुई उस लड़की की। हर फादर, उसके पिता, ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उसके पिता सिर्फ उस ग्रुप में एक ऐसे सर्वाइवर थे जिसने विजय प्राप्त की। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब तक लड़ाई शांत नहीं हुई, जब तक लड़ाई का एंड नहीं हुआ, वॉर एंडेड, तब तक वो जो है एक सर्वाइवर रहे, वो सिर्फ वही बचे थे, और वो एम्स्टर्डम दोबारा लौट गए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, उन्होंने जो है डायरी, जो कि डायरी पूरी तरह की सुरक्षित थी, जो जैसे कि उनको एक डायरी मिली उसकी, जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित थी। कन्विंस्ड that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। तो उन्होंने कन्विंस किया कि ये जो डायरी है, डायरी उनको मिली पहले, तो उन्होंने कन्विंस किया कि डायरी एक यूनिक रिकॉर्ड है, एक बहुत अच्छा यूनिक रिकॉर्ड है। मतलब जो ये गवाह है, इसमें जो सबूत दिए गए हैं कि कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, कैसे नाजियों ने यहूदियों पर अत्याचार किए, कैसे क्या क्या किया, तो ये जो है इसके खिलाफ उन्होंने सोचा कि एक यूनिक रिकॉर्ड है, तो इसको हमें पब्लिश कराना चाहिए, इसको हमें छपवाना चाहिए। तो उन्होंने इसके खिलाफ, इसके लिए एक्शन लिया। हैड पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम, और इस डायरी को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश किया गया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ओके, द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। ओके, तो द डायरी, और ये जो डायरी जो थी एनी फ्रैंक को उनके 13th बर्थडे पर उनको गिफ्ट की गई थी, है ना, जिसमें कि वो इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, फ्रॉम उनकी जो लाइफ की जो इवेंट्स थे उसमें वो उसको नोट करती थी, फ्रॉम द 12th जून, उसमें फ्रॉम 12th जून 1942 से लिखी गई थी डायरी, अंटिल इट्स फाइनल एंट्री, और जिसकी फाइनल एंट्री थी वो 1 अगस्त 1944 तक चली। यानी कि जब तक वो रूम में छिपी रहीं तब तक उन्होंने ये डायरी लिखी। तो उन्होंने जो लिखना शुरू किया था, अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स लिखे थे उन्होंने, तो 12 जून 1942 से लिखना स्टार्ट किया, और जो लास्ट एंट्री थी इसकी 1 अगस्त 1944 तक रही। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। ये जो थी पहले, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, ये पहले जो थी ओरिजिनल डच भाषा में लिखी हुई थी, ठीक है, डच भाषा में ये लिखी हुई थी ओरिजिनल, और बाद में इसको क्या हुआ, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, बहुत सारी भाषाओं में प्रकाशित किया गया, जो कि बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, जो कि संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक मानी जाने लगी। क्योंकि पहले तो ये डच भाषा में लिखी गई थी, इसकी जो ओरिजिनल भाषा थी वो डच भाषा थी, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया, इसको जो है और भी जो भाषाएं हैं उसमें उसको परिवर्तित कर दिया गया, ट्रांसलेट किया गया, और बाद में संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई बुक मानी जाने लगी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary। इस पर बहुत सारे, there have also been several films, इस पर बहुत सारी फिल्म भी बनी, मोस्ट टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, टेलीविज़न कार्यक्रम भी जो बने इस पर, एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, और थिएट्रिकल जो प्रोग्राम होते थे वो भी इस पर हुए, एंड इवन एन ओपेरा, और बल्कि इस पर आधारित, इस डायरी पर आधारित एक ओपेरा भी बनाया गया,
Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an initiate examination of daily life under Nazi occupation. Described as the work of a mature and insightful mind, ये जो डायरी है, मैच्योर मीन होता है परिपक्व, एंड इंसाइटफुल माइंड, इंसाइटफुल माइंड्स का मतलब होता है विचारशील मस्तिष्क, जैसे कि थॉटफुल मस्तिष्क होता है, विचारशील मस्तिष्क। इंसाइटफुल का मतलब है जैसे कि मस्तिष्क में कुछ विचार आते हैं। तो ये डायरी जो है उसका सबूत है। ये डायरी एक ऐसा सबूत है जिसमें जो है दिखाती है कि ये परिपक्व और एक विचारशील मस्तिष्क का ही काम है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इनिशिएट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। और जो नाजी लोगों का जो कब्जा था यहूदियों पर, है ना, जो नाजी लोगों ने कब्जा किया था यहूदी लोगों पर, किस तरीके से अत्याचार किए थे, ये उसका परफेक्ट एग्जामिनेशन है, उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक जो थी इस डायरी के बाद, उनकी तो डेथ हो गई थी, तो एनी फ्रैंक जो थी इस डायरी के बाद जो है बहुत ज़्यादा जाना पहचाना नाम हो गया, रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। तो होलोकॉस्ट का मतलब है कि एक ऐसा गवाह जिसने अपने ऊपर अत्याचार हुए हैं, अपने ऊपर उत्पीड़न जो हुआ है, अपनी फैमिली के ऊपर जो उत्पीड़न हुआ है, उसके खिलाफ उन्होंने ये डायरी लिखी है। तो वो एक ऐसी जो है जाना पहचाना नाम होने लगा इस डायरी की वजह से। जब ये डायरी प्रकाशित हुई तो एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम बन गया, और ये उसकी जो है एक होलोकॉस्ट विक्टिम्स थी। ओके, चलिए अब ये एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको कर लेंगे। लेकिन उसका क्या है, मैं आपको ये समझा देती हूँ अच्छे से कि इसका जो मतलब भी बता दूंगी, एक एक वर्ड का मतलब बता दूंगी, लेकिन करना आपको खुद है। ये आप इंटरनेट से सर्च करके कीजिएगा। करने को तो मैं भी करा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है, कराने से क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ मैं जो है लेसन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी एक्टिविटी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो समझा देती हूँ वैसे मैं कि डू यू कीप अ डायरी, कि क्या आपके पास एक डायरी है। गिवन बिलो अंडर ए आर सम टर्म्स we used to describe a written record of personal experience. Can you match them with their descriptions under B? You may look up the terms in a dictionary if you wish. अगर आपको ज़रूरत है तो आप टर्म्स को डिक्शनरी में भी देख सकते हो। तो ए में जो है कुछ टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, और बी में जो है उनके एक्सपीरियंस दिए गए हैं, रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आपको मैचिंग करना है, आपको लिखना है उसका आंसर किस तरीके से ये किया जाएगा। तो फर्स्ट पर है जर्नल, सेकंड डायरी, थर्ड पर लॉग है, और फोर्थ पर है मेमोयर। तो बी में है अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स और व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन दैट डे। तो एक बुक, एक किताब जिसमें कि हर पेज पर सेपरेट स्पेस होगा, जगह दी हुई है फॉर, और जिसपे कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नोट करते हैं, जैसे अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी फीलिंग्स, और जो उस दिन क्या हुआ है उसमें नोट कर सकते हैं। अ फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी, एक यात्रा का पूरा वर्णन। अ पीरियड ऑफ टाइम, किस टाइम पर वो यात्रा हुई है, और एन इवेंट, या फिर एक इवेंट, या रिटन एवरीडे, जो कि हम एवरीडे लिखते हैं। अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, यूजुअली अ फेमस पर्सन, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि किसी व्यक्ति के लाइफ का या फिर उसके एक्सपीरियंसेस का वर्णन उसमें होता है, या स्पेशली कोई वो फेमस पर्सन हो। अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स जो होते हैं ना उनका रिटन रिकॉर्ड्स विद टाइम्स एंड डेट्स, टाइम और डेट के साथ, एंड यूजुअली ऑफिशियल, बल्कि वो ऑफिशियल भी हो, ठीक है। सेकंड है हियर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड्स, यूज द डेफिनेशंस above टू डिसाइड विच ऑफ द एंट्रीज माइट बी फ्रॉम अ डायरी, अ जर्नल, अ लॉग और अ मेमोरी। ये जैसे ना कुछ रिकॉर्ड्स दे रखे हैं, तो आपको उसमें बताना है कि ये क्या है, डायरी है, मेमोयर है, लॉग है, या फिर जर्नल है। जैसे कि आई वोक अप वेरी लेट टुडे एंड प्रॉम्प्टली गॉट अ स्कॉल्डिंग फ्रॉम मम, कि मैं आज जो है बहुत देर से उठा और मुझे मेरी मम्मी ने डांटा। आई कांट हेल्प इट, कि मैं जो है इसकी मैं जो है मदद नहीं कर सकती। हाउ कैन आई मिस द फीफा वर्ल्ड कप मैचेस, कि मैं कैसे फीफा वर्ल्ड कप मैच को मिस कर सकता हूँ। ओके, इसका आंसर आप लोग खुद लिखिएगा। सेकेंड, 10:30 went to the office of the director. 1 p.m. had lunch with chairman. 5:45 p.m. received Rahul at the airport and 9:30 p.m. dinner at home. Went to the office of the director. डायरेक्टर के ऑफिस गया, हैड लंच विद चेयरमैन, चेयरमैन के साथ लंच किया, रिसीव्ड राहुल एट द एयरपोर्ट, राहुल को एयरपोर्ट पर रिसीव करने गया, एंड डिनर एट होम, और घर पर डिनर टाइमिंग। तो इसका आपको लिखना है, क्या आएगा यहाँ पर। द राइड टू ऊटी वॉज अनइवेंटफुल, कि ऊटी की जो राइड थी वो बिल्कुल अनइवेंटफुल थी, मतलब बिल्कुल भी रोमांचक नहीं थी। वी रेस्टेड फॉर अ वाइल एवरी 50 किलोमीटर और सो एंड यूज द टाइम टू कैप्चर द मैग्निफिशियंट लैंडस्केप विद माई हैंडी कैम फ्रॉम ऊटी वी वेंट ऑन द बेंगलोर। वी रेस्टेड फॉर अ वाइल एवरी 50 किलोमीटर और सो, हर 50 किलोमीटर पर हमने रेस्ट किया, एंड यूज द टाइम टू कैप्चर द मैग्निफिशियंट लैंडस्केप, और जो हमने टाइम का यूज़ किया
जो हमने जो अपने कैमरे में विद माई हैंडीकैम, जो हमने अपने हैंडीकैम में प्राचीन जो लैंडस्केप थे उनको कैप्चर किया। फ्रॉम ऊटी वी वेंट ऑन द बेंगलोर, ऊटी से जो है हम लोग बेंगलोर चले गए। व्हाट अ कंट्रास्ट, कितना जो है विरोधाभास है। कंट्रास्ट का मतलब है कितना विरोधाभास था। द नॉइज एंड द पोल्यूशन, शोर और वहाँ का जो प्रदूषण था। ऑफ दिस वंस ब्यूटीफुल सिटी, इतना सुंदर ये सिटी कभी हुआ करता था बेंगलोर, और अब कितना यहाँ पर विरोधाभास था। यहाँ का शोर, यहाँ का पोल्यूशन। सिटी रियली ब्रोक माई हार्ट, इसने जो मेरे हार्ट को बहुत ज़्यादा तोड़ दिया। ब्रोक माई हार्ट, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तोड़ दिया। फोर्थ पर है दिस इज़ हाउ राज कपूर फाउंड मी, कि मुझे कैसे राज कपूर ने ढूंढ लिया। ऑल वेट एंड रेग्ड आउटसाइड आर के स्टूडियोज़, कि बिल्कुल गीला, वेट मीन्स गीला, एंड रेग्ड, रेग्ड मीन्स होता है फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहने हुए मैं बिल्कुल आर के स्टूडियोज़ के बाहर था। ही वॉज देन लुकिंग फॉर जस्ट समवन लाइक दिस फॉर अ स्मॉल रोल इन मेरा नाम जोकर, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल मेरी तरह ही किसी ऐसे लोग, ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने मेरा नाम जोकर में एक छोटा सा रोल करा हो। मेरा नाम जोकर की छोटे से रोल की तरह ही उनको मेरी तलाश थी। एंड ही कास्ट मी ऑन द स्पॉट, और शायद वो मुझे उस स्पॉट पर कास्ट करना चाहते थे, मतलब मुझे एक्टर बनाना चाहते थे। द रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री, और बाद में जैसा कि लोगों ने कहा कि इज हिस्ट्री, ये इतिहास है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, कि डायरी को लिखना एक बहुत ही वास्तव में बहुत ही जो है स्ट्रेंज अनुभव है, बिल्कुल मेरी तरह। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, सिर्फ ये नहीं, लेकिन केवल यही नहीं कि इससे पहले मैंने कभी नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नेदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। तो म्यूजिंग्स का मतलब है यहाँ पर सोच, तो म्यूजिंग्स मीन्स होता है यहाँ पर सोच। तो उनका मतलब ये था, जो लड़की थी उसका मतलब ये था कि डायरी को लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, बिल्कुल मेरी तरह। इससे पहले मैंने कभी नहीं लिखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नेदर, कि इसके बाद में और कभी नहीं, कभी भी आई नो एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, कि मुझे ऐसा लगता था कि क्यों कोई जो है 13 साल की एक स्कूल गर्ल, एक जो है 13 साल की एक स्कूल जाने वाली लड़की है, उसकी बातों को, उसकी सोच को क्यों वो देखने के लिए, उसकी सोच को समझने के लिए क्यों इंटरेस्टेड होगा। उसका मतलब होता है कि अगर डायरी में लिख रही हूँ तो कोई क्यों पढ़ेगा इस डायरी को। कि म्यूजिक्स मिस होता है सोच, तो 13 साल की जो लड़की की जो सोच थी उसको समझने के लिए कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा। ओ वेल इट डज नॉट मैटर, ओ वेल ये बात मैटर नहीं करती। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे महसूस हुआ कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और शायद मुझे लगा कि जो मेरे मस्तिष्क में, जो मेरे चेस्ट में, जो मेरे दिल में जो विचार हैं उनको मुझे कागज़ पर उतारना चाहिए। उनको लगा कि जो मेरे दिमाग में है उनकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसको मुझे जो है पेपर पर लिखना चाहिए। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर में क्या होता है, लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। पेशेंस मीन्स धैर्य, पेपर में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Okay. तो उसने कहा कि पेपर में जो होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा, पेपर में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग नो वन ऑफ दोज डेज, कि मैंने सोचा कि मुझे जो है उन दिनों की बात याद है, मुझे नहीं कहना चाहिए कि व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब मैं कभी बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को नर्वस महसूस कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और एक अपने घर में, ठीक है, बैठी थी, अपनी जो चिन थी उसको अपने हाथों में लेकर, मतलब नर्वस सी बैठी थी, डिप्रेस्ड थी, निराश थी मैं, बैठी थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, मतलब अपने आप को बोरिंग महसूस कर रही थी, मैं बोर हो रही थी। एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब है लैक ऑफ एनर्जी, मेरे अंदर ऊर्जा की कमी थी या फिर मेरे अंदर एनर्जी की कमी थी। विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रोडिंग। तो मतलब मैं कभी अंदर जा रही थी, कभी बाहर आ रही थी, डिप्रेस थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने फाइनली जो है डिसाइड किया, ब्रोडिंग। ब्रोडिंग मीन्स होता है थोड़ा सा चिड़चिड़ा होना या फिर गुस्सा होना। तो जब मैं अंदर बाहर करके जा रही थी, थोड़ा सा गुस्सा भी थी,
ब्रोडिंग मीन्स चिड़चिड़ी थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। तब मैंने सोचा कि हाँ, पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। और तब मैंने ये प्लानिंग नहीं की थी कि मैं इस स्टिफ बैक नोटबुक पर लिखूंगी। स्टिफ बैक का मतलब है बहुत ज़्यादा कैडी। उसका जो गत्ता देखा होगा आपने, डायरी बहुत ज़्यादा कैडी होती है, तो स्टिफ बैक, उसकी जो बैक होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। स्टिफ बैक नोटबुक पर मैं ये लिखूंगी, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसको कि लोग डायरी के नाम से जानेंगे। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, बल्कि आई शुड नेवर, जब तक, अनलेस का मतलब है जब तक, आई शुड नेवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक ये मेरी जो है एक वास्तविक फ्रेंड बनकर रहेगी, एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और ये हमेशा मेरी दोस्त बनकर रहेगी। इट प्रॉब्ली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब यह है कि मैं डायरी लिखूंगी, चाहे कोई मेरी डायरी को पढ़े ना पढ़े, मेरी सोच को समझे ना समझे। अगर वो सोचे कि 13 साल की लड़की ने क्या लिखा है, तो अगर किसी की समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, ये मेरी वास्तव में हमेशा एक दोस्त बनकर रहेगी। इस बात से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Now I am back to the तो अब मैं वापस पॉइंट पर आती हूँ कि दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि डायरी को मैं अपने फर्स्ट प्लेस पर रखूँगी। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, कि मैं आपको ये बात क्लियरली समझा दूँ कि सिंस नो वन विल बिलीव, कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि वो संसार में अकेली थी। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, कि मेरे पास जो है, आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता और 16 साल की 16-year-old बड़ी बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और यहाँ पर मेरे पास 30 लोग हैं जिनको कि मैं अपना दोस्त कहती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास भी एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, प्यार करने वाली चाची और एक जो है अच्छा घर। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट मी वन ट्रू फ्रेंड, और मैं आपको ये बात क्लियरली समझा दूँ, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, और मेरे पास बल्कि एक सच्चा दोस्त भी है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, बल्कि मैंने अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं इस डायरी में जो है अपने बारे में कुछ बताऊंगी। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी इसमें मैं अपने बारे में, अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन जो साधारण डेली की जो बातें हैं, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, उसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। वी डोंट सीम, मुझे नहीं लगता कि मुझे या किसी को ज़्यादा क्लोज होने की आवश्यकता है। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फिड इन ईच अदर, ठीक है। इन एनी केस, तो कन्फिड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिस पर जो है पर्सनल चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, किसी को भी, जैसे घनिष्ठ संबंध हो हमारा। तो उन्होंने उसके लिए लिखा है कि मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरा फॉल्ट हो या फिर मेरी गलती हो, कि दैट वी डोंट कन्फिड द ईच अदर, कि मैं किसी के साथ कन्फिड नहीं करती, मतलब किसी पे भी अपनी जो बातें शेयर नहीं करती। इन एनी केस, किसी भी केस में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लिएबल टू चेंज। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। ओके, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, इसीलिए कि चीज़ें कैसी हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, देर आर नॉट लिएबल टू चेंज, कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द, इसीलिए मैंने जो डायरी को लिखना स्टार्ट किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी इमेजिनेशन में या फिर मेरी कल्पनाओं में जो मेरा एक लंबे समय से जो एक मेरा दोस्त था, ठीक है, उसकी इमेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इन्हेंस मीन्स होता है बढ़ाना, इन्हेंस मीन्स बढ़ाना। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड का मतलब हो गया लंबे समय से जो मेरा एक दोस्त था, जो मेरी इमेजिनेशन में था, मेरी कल्पना में था, उसके लिए आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, जॉट डाउन का जॉट मीन्स होता है राइट, राइट मीन्स लिखना, तो जॉट डाउन का मतलब लिखना, राइट डाउन करते हैं ना, कहते हैं, तो जॉट मीन्स होता है लिखना। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, मैं लिखना नहीं चाहती, द फैक्ट्स इन दिस डायरी, इस डायरी में उन बातों को, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं।
बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। लेकिन मैं अपनी डायरी को अपना एक दोस्त बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और अपने इस दोस्त को मैं किट्टी के नाम से पुकारूंगी। ठीक है, मतलब उनका ये था कि मैं इसमें जो है अपनी अंदर की ज़्यादा बातें शेयर नहीं करूँगी, अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी किसी को भी, चाहे ये मेरी गलती ही क्यों ना हो। लेकिन हाँ, इस डायरी में मैं अपने जो मेरी ऑर्डिनरी थिंग्स हैं, जो साधारण सी बातें हैं, जो हमारी दिनचर्या है, उसके बारे में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है और ये डायरी ही मेरी एक दोस्त है। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और अपनी इस डायरी को मैं किट्टी के नाम से पुकारूंगी। ठीक है, तो चलिए, ये था इसका पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।